क्या कारण है आइल्स एग्जाम में अगर आपके बैंड्स नहीं आते तो, या फिर पीटीई में स्कोर जो आपने टारगेट किया है वो नहीं आता, या फिर टॉफल में क्या कारण है बार बार आप एग्जाम देने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद आपके बैंड्स कहीं ना कहीं बहुत कम आते हैं? फ्रस्ट्रेशन होता है एक तरीके का कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके बैंड स्कोर नहीं आते हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं, टाइम, पैसा, एफर्ट, सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार, मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज का मुख्य जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा कि क्यों आमतौर पे बच्चे या जो एस्पायरेंट्स है वो आइल्स जैसे एग्जाम्स में वो स्कोर नहीं कर पाते जो स्कोर उनका टारगेटेड स्कोर होता है। सबसे पहला कारण जो हम देखें, मैं यहां पे कारण और ये सारे कारण डिस्कस करने के बाद यहां पे हम सॉल्यूशंस की भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कारण बहुत ही कॉमन है, ये है आपकी प्रिपेयर्डनेस के साथ अनप्रिपेयर्ड। आप प्रिपेयर्ड है ही नहीं एग्जाम देने के लिए कि आप जो टारगेट स्कोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं वहां तक अगर आइल्स की बात है तो 6.5 आउट ऑफ 9 कम से कम ये स्कोर तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे। अगर पीटी ही है तो 65 या 67, टॉफल है तो एटलीस्ट 100। ठीक है, तो ये टारगेट स्कोर जो हमारा है, जो आमतौर पे एक बेंचमार्क माना जाता है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड है ही नहीं और आपने एग्जाम डेट बुक कर दी, है ना। तो सबसे पहले तो कारण ये है कि आप प्रिपेयर नहीं हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन मैं मानता हूं थोड़ा सा बाद में डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा जो कारण दूसरा है वो हम देख लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग क्या? मिसिंग इनटेक, है ना। हमारे यहां पे एक ऐसा है कि बच्चे की जो सफलता है वो बेसिकली इस पे तय की जाती है कि वो कितना जल्दी अब्रॉड जाता है। और मान ले कि अगर हमारा इनटेक नजदीक है, नजदीक करके 6 महीने भी अभी बाकी है, तो भी उसको ऐसा माना जाएगा कि डेडलाइन बहुत नजदीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें उसके बाद प्रोसेस में लगती है। तो आमतौर पे बच्चे बुक कर लेते हैं डेट, ये डर में कि कहीं वो अपना इनटेक मिस ना कर दे, और अगर इनटेक मिस हो गया तो उनका पूरा साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ये एक थॉट प्रिवेल करती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हम आने वाले, इसके बाद जो हम सेशन लेंगे उसके अंदर देखेंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जाम। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कम टाइम में अपीयर हो रहे हो, या फिर आपने टाइम जरूरत से ज्यादा दे लिया। ये दोनों ही अपने आप में नुकसान करता है। ये आपको एक कोच या मेंटर ही बता सकता है। ऐसा नहीं है कि कोच मेंटर बाहर है, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये लोग भी आपको ये चीज जो है इस बारे में इनपुट दे सकते हैं। सही टाइम पे एग्जाम देना, आप जब पीक पे है तब एग्जाम देना सबसे मुनासिब रहता है। आप पीक पे कब है, ये सारी चीजें कैसे चेक करनी है, कौन करेगा, क्या पैमाना है उसके, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये अभी देखेंगे सॉल्यूशन में। अभी फिलहाल आप ये मांग ले कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टाइमिंग वाला एंगल मिस ना करें। किस टाइम पे आपको एग्जाम देनी है, कितने दिनों के बाद कौन सी बुक करनी है, कौन सी आपको डेट ब्लॉक करनी है, वो जितना समय है अभी आपके पास, उसके अंदर आपको क्या इंटेंसिटी से किस मॉड्यूल के ऊपर मेहनत करनी है, ताकि एग्जाम के दिन आप पीक पे खेलते हो। ये टाइमिंग का भी एक खेल है
है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो सालों साल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एग्जाम फिर भी 5 बैंड आते हैं, 4 बैंड भी आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी स्किल में बहुत डाउन है, बेसिकली इट्स अ ब्लंडर ऑफ टाइमिंग। जब वो पीक पे खेलते थे तब किसी ने एग्जाम दी नहीं, अब फ्रस्ट्रेट हो गए। एक ऐसा होता है कि यार जब पीक पे आप खेलते हैं, जब मैक्सिमम चीजें आपने झोंक दी होती है ना, उसके बाद अब इंप्रूव करने का उतना ज्यादा स्कोप होता नहीं है ना। कम टाइम की बात करें तो उस टाइम अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो उसके बाद वाला जो टाइम आएगा वो आपको अंदर से ऐसा होगा कि आप डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको अब पता चलने लगा है, आपने बहुत सारे टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद वापस वो चीजें रिपीटेशन ही आ रही है। आप ये भी जानने लगे कि बार बार आप कुछ चीजें मिस्टेक कर रहे हैं, अब इसके आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये तंग आ चुके हैं आप। ये समय पे आपको मुख्य रूप से जरूरत है एक अच्छे काउंसलर की। आप जाइए, किसी से बात कीजिए और देखो क्या सलाह मिलती है आपसे। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस से आप सलाह लेते हैं। बट टाइमिंग ऑफ एग्जाम ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। दूसरा एक हम देखें, ये भी एक एंगल जो है वो देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा ओवर डिपेंडेंस आप रहे हैं कोचिंग के ऊपर। मैं एक और यहां पे जोड़ना चाहूंगा मटेरियल के ऊपर। अगर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है कोचिंग के ऊपर, मतलब आप ऐसे माइंडसेट से है जो कोचिंग देखो, जब मैं कोचिंग बताता हूं दैट डजंट ओनली मीन कि आप बाहर जाके किसी क्लास में अटेंड करते हो। उसका मीनिंग ये भी है कि आप घर में भी बैठकर किसी ना किसी ट्यूटर्स के या मेंटर्स के वीडियो देख रहे हैं, या कोई आपके आसपास ऐसा है जिसकी आप हर वक्त एडवाइस लेते हैं, जिससे आप फीडबैक लेते हैं, ठीक है। ये भी एक कोचिंग ही हो गया। मतलब जो भी आप एक्सटर्नल चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें कोचिंग के अंदर आ गई, इंक्लूडिंग आप जहां पे क्लासेस जाते हैं, अगर जाते हैं तो। अगर इन चीजों के ऊपर आपकी जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई, आप ऐसा सोचना लगे कि हाँ मैं तो ये कर ही रहा हूं ना, अब इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। जो कोचिंग की हमारी कल्चर है, आमतौर पे वो देखा गया है कि ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि कोचिंग अगर लेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, जल्दी प्रिपेयर्ड होंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर्ड होंगे। सही बात है। तो ज्यादातर लोग जब कोचिंग जाते हैं ऑफिशियली, जब आप फीस पे करते हैं, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, ट्यूटर्स भी हैं, तब एक माइंडसेट हमारा हो जाता है कि कोचिंग में जितना सिखाते हैं उतना बस है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये माइंडसेट से हैं, ये एक सिम्टम्स है जो बताता है कि आपकी ओवर डिपेंडेंस है कोचिंग के ऊपर। मैं मानता हूं 70-30 का रेशियो होना चाहिए, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलेगा। 70% आपकी मेहनत यहां पे चलेगी और 30% एज ए गाइड आपको जो भी कोचिंग बाहर से मिलती है वो एक्ट करेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है आपकी डेवलपमेंट पे। वहां पे जहां पे भी आपको किसी चीज की कमी है, आप 30% में से ले लीजिए। कहां पे आपको लूप होल्स की जो आपको आइडेंटिफाई किया है, आप कहां से उसको ले सकते हैं। अगर आपने ये उल्टा कर दिया रेशियो कि 70% कोचिंग से ही हमें मिल जाएगा, 30% सिर्फ हमें होमवर्क वगैरह करना है, बाकी हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ब्लंडर हो जाएगा। अगर आप पहले नहीं समझेंगे तो 2-4 एग्जाम के बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। मगर हाँ, ये देखा गया है बच्चे ऐसे माइंडसेट से ही कोचिंग में जाते हैं। इट्स अ वे ऑफ नॉट स्टडिंग सेल्फ बेसिकली, कि कोचिंग में जाते हैं, कोई हमें पढ़ाएगा, उंगली पकड़ के हमें बस उसको फॉलो करना है, हमारे बैंक्स हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये ओवर डिपेंडेंस है।
ये मैं मानता हूं काफी टाइम प्रूव करता है कि आप को एग्जाम में स्कोर अच्छा न मिले। एक आखिरी मैं थोड़ा यहां पे बताना चाहता हूं कि एग्जाम डे माइंडसेट, ये भी एक कारण हो सकता है। देखो, एक चीज ऐसी होती है टेक्निकल प्रिपरेशन, दूसरी ऐसी होती है आपके माइंड को ट्रेन करना। हो सकता है आप कोचिंग के दौरान या फिर आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं वो दौरान आप बहुत परफॉर्म अच्छा सा कर रहे हैं, है ना, मगर एग्जाम के दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों को आपने सुना भी होगा ऐसे बोलते हुए कि यार क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे बट पता नहीं एग्जाम में क्या हुआ। स्पीकिंग में भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यार टॉपिक तो बहुत इजी थे पर पता नहीं उसको क्या हो, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ये करता है कि आपकी जो माइंडसेट है एग्जाम दिन में वो बहुत ही डरावनी है ना। आप एंजाइटी के शिकार हैं, आप ब्लैकआउट सिचुएशन में हैं। बेसिकली जो आपने रजिस्टर्स किए हुए हैं, जो आपने सीखा है वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। इसको इसी को बोलते हैं ब्लैकआउट सिचुएशन है। इससे डील करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई तो हो कि आप एंजाइटी के शिकार होते हैं ऐसे टाइम में। इसी को सिंपल फॉर्म में हम बोलेंगे कि प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और ये आधे से ज्यादा आबादी का मुख्य कॉज है एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करने का, कि एग्जाम दिन में उनका जो माइंडसेट है वो उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है, जिस तरीके से वो मॉक्स में बैठे थे। तो प्रेशर में बैठकर परफॉर्म करना, आपके माइंड को काम रखना, आप प्रेजेंट में रहना, आपको अवेयर रहना, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है बस उस पर फोकस करके उस पर जो परफॉर्मेंस आपको पूछी गई है ये परफॉर्मेंस डालना, ये सारी चीजें बेसिकली आपको, अगर आपका सही माइंडसेट है तो आपको, और सही माइंडसेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका माइंडसेट बुरा है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सही माइंडसेट मतलब जो नॉर्मली आप करते आए हैं आपके प्रिपरेशन के दरमियान, आपका माइंडसेट अब एंजाइटी में चला गया है क्योंकि प्रेशर। इसका और तोड़ जो है वो सॉल्यूशन अभी डिस्कशन करेंगे, मगर कहने का मतलब ये कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, टेक्निकल मेहनत कर ले, है ना, आप आपके स्किल्स पे वर्कआउट करें, इम्प्रोवाइज करें, फीडबैक्स ले, एग्जाम के दिन अगर आपका साइकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं रहा तो चीजें बिगड़ने के फुल चांसेस है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ देखा गया है, और ये भी देखा गया है कि इतनी टेक्निकली परफेक्शन नहीं है उनके स्किल में मगर फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं एग्जाम में। उसका कारण यह है कि वो साइकोलॉजिकली बहुत गुड कंडीशन में थे उस वक्त, है ना। जो उनको प्रिपेयर करवाया गया था, जो सीक्वेंस, जो मेथड्स, जो स्ट्रेटजीज बताई गई थी वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उन्होंने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जो मैंने यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला हम देखें सॉल्यूशन, फियर ऑफ मिसिंग। आई थिंक उसके पहले और एक है, हाँ जी, अनप्रिपेयर्ड। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि 10 से 12 मॉक टेस्ट आप देंगे आपकी डेट बुक करने से पहले। आपको किसी को पूछने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? आप एडल्ट हैं, है ना, आपको दुनियादारी पता है, आपको पता है किस तरीके से डिसीजन लेना है, डिसीजन के लिए क्या मटेरियल चाहिए। ये मैं आपको ये बता रहा हूं, ये इनपुट दे रहा हूं कि 10 से 12 मॉक्स अगर आप देते हैं, हर मॉड्यूल में आपके कितने बैंड्स आते हैं वो देखिए। मैं यहां पे एक शब्द और ऐड करूंगा ताकि जो लोग बल्क पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए मैंने एक शब्द ऐड कर दिया है जो है एनालाइज्ड 10 to 12 मॉक्स। उसका मतलब क्या है? हर मॉक टेस्ट के बाद आप पूरा एनालाइज करेंगे कि कहां पे गड़बड़ हुई है। जब तक ये एनालिसिस नहीं होता आप अगला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे हर मॉड्यूल में, है ना। यहां पे आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस
समझ में आएगी। आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे बुरा कर रहे हो, वो समझ में आएगी। मान ले पहले मॉक टेस्ट के बाद अब दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने एनालाइज कर दिया, आपको पता चल गया आपने कहाँ पे गलती की है, अब अगली बार ये नहीं करनी है, ये आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। दूसरी बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार एनालाइज किया, एनालाइज में वापस कुछ और स्ट्रेंथ निकली, वापस कुछ और वीकनेस निकली। ऐसे करते करते आपको 4 या 5 मॉक टेस्ट के बाद ए सेट ऑफ स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और ए सेट ऑफ वीकनेसेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान ले अगर हम राइटिंग की बात करें, जो आमतौर पे बहुत लोगों को तकलीफ देता है, राइटिंग में आपको वीकनेस 5 मॉक टेस्ट में एक कॉमन वीकनेस आपकी रही है, वो ये रही है कि आप टीआर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। टीआर मतलब क्या? राइटिंग जैसे कि 4 पैरामीटर पे चेक होती है। टास्क रिस्पॉन्स में अगर ऐसे की बात करूं तो, अगर ग्राफ की बात करूं तो टास्क अचीवमेंट, और अगर जनरल कैटेगरी है तो टास्क 1 आपका आ जाएगा टास्क रिस्पॉन्स। हालांकि ये दोनों सेम ही है। इसमें वीकनेस आपको पाई गई है कि आप 5 के 5 में टास्क रिस्पॉन्स से थोड़े भटके हैं। अब आपको एक पैटर्न मिली है, यहां पे पैटर्न जानने की कोशिश करो। एक पैटर्न में आप गलती कर रहे हैं। अब आपको बैठ के सोचना है आगे वाले मॉक टेस्ट अपीयर करने से पहले कि इसका क्या किया जाए। यहां पे चाहे तो आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, है ना, मगर यहां पे हम चाहेंगे कि आप ऑनलाइन वाले मटेरियल से कम सलाह ले, क्योंकि वो पर्सनलाइज नहीं होगा। वो आपको सिर्फ एक टिप्स एडवाइस के रूप में जनरल फॉर्म में दे देंगे, आपके हिसाब से नहीं बताएंगे। तो चाहे हो सके आपके आसपास किसी को ढूंढ ले जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो, जो खुद ये प्रोसेस से गुजरा हुआ है, या तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि ये जोन के जो एक्सपर्ट माने गए हैं उन्हीं से पूछ ले कि इसका क्या किया जाए। जब तक वो उसका तोड़ नहीं मिलता है आप अगला मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मान ले रीडिंग में कंसिस्टेंटली आपको फिल इन द ब्लैंक जो है वहां पे आपकी गड़बड़ पाई गई है वीकनेस में, या फिर ट्रू फॉल्स में आपके कंसिस्टेंटली बहुत कम स्कोर हुए हैं, तो ट्रू फॉल्स आपकी वीकनेस है जहां पे आपको काम करना है। यहां पे अब आगे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मटेरियल खत्म मत कर दो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर करके। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मैं 40-50 मॉक टेस्ट दे दूंगा, दैट विल बी इनफ टू गेट ए गुड स्कोर। ऐसा नहीं होता है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है ना। एक समय के बाद आपको आपकी पैटर्न ढूंढना है। आपने हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज किया है, तो आपको 5 या 6 मॉक्स के बाद आपको एक पैटर्न मिलेगी आपकी वीकनेस की, उसको पहचाने। ये पैटर्न जब तक नहीं मिलती है, हाँ ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को ही पैटर्न मिले, कभी कभी आपको रैंडम पैटर्न भी मिलती है, कभी कभी आपको अवेयरनेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना। वीकनेस में 5 के 5 मॉक्स में आपको अलग अलग वीकनेस मिली है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हो सकता है शायद अवेयरनेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, शायद नहीं, मतलब एक बार आपकी वीकनेस में ट्रू फॉल्स है तो दूसरी बार आपकी स्ट्रेंथ ट्रू फॉल्स भी आई हुई है। तो ये हो सकता है दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस से जूझ रहे हैं, है ना। आपके सामने दिख रहा है मगर फिर भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कभी कभी कुछ टाइम में, है ना। तो ये जो ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम है माइंड का, इससे आपका जो है वो थोड़ा डील करना है। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस है वो कैसे चेक किया जाए, वो आप मान लीजिए एनालाइज 10 से 12 मॉक्स आपको करने हैं, और अगर आपके एवरेज स्कोर 6.5 आ रहा है इतने टेस्ट के बाद, इसको मैक्सिमम में कर सकता हूं 15 के बाद अगर आपकी एवरेज स्कोर आ रही है 6.5, तो आप ऐसा बिलीव कर सकते हो कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी अब है एग्जाम बुक करने का। मतलब आज से 15 दिन की जो डेट है वो बुक कर दे, और ये जो 15 दिन आपके बचे हैं उसमें जो आपको लूप होल्स मालूम हुए हैं उस पे शायद थोड़ा वर्कआउट करना है, ताकि 6.5 से आप 7 तक एवरेज लेके जाए। और ये फुल पॉसिबिलिटी है अगले 15 दिन में आप पीक पे खेलेंगे। अगर एवरेज 6 है सारे की, तो अभी भी फिंगर्स क्रॉस है। मतलब 6 और 5.5 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मानता हूं 6 एवरेज अगर आती है तो थोड़े से अलर्ट हो जाओ, अभी जल्दबाजी मत करो डेट बुक करने के लिए। 5.5 एवरेज निकलती है कंफर्म आपको। देखो एवरेज यहीं पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहीं पे 5.5 आ रही है,
तो एग्जाम में तो सबसे हाई पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस आपकी कैसी चेक कर रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। आपका थोड़ा अप्रोच आपके पर्सनलाइज्ड स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढने पे लगाइए। मॉक्स जहां तक बात है, मैं ये मानता हूं कि आपको ये सारी चीजें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में करनी है। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या? आपको ये मॉक टेस्ट आपके घर पे नहीं देना है, किसी और जगह देना है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रिपरेशन प्रेशर आता है, ऐसे में आप कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी तो चेक करना है। घर पे बचपन से जिस बेड पे आप पले बड़े हैं, जिस चेयर में आप पढ़ते आए हैं, वहां पे आपको प्रेशर कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप किसी जहां पे कोचिंग सेंटर में जाए, वहां पे मॉक्स की फैसिलिटी होगी, आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पे टेस्ट करो। चाहे तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के टेस्ट करो, जगह बदलो, किसी आप रिलेटिव रिश्तेदार के घर में जाओ, बेडरूम में टेस्ट मत दो यार, किसी के घर पे भी जाते हो, है ना, कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो, वहां पे प्रेशर नहीं आएगा। तो एक जो आपका प्लेस है वो चेंज करो जब आप मॉक्स देते हैं, एंड बी डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप वही मोड में टेस्ट देंगे जिस मोड में एक्चुअल एग्जाम में होने वाला है, तो ही आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप चेक कर पाए खुद को, अपने आप को नाप पाए कि कहां पे आप खड़े हैं।